हम लोग बात कर रहे थे आपका सेक्शन 7 जो पिछले भारतीय साक्ष्य अधिनियम का था, उस पर बात हुई थी। जो नए साक्ष्य अधिनियम में क्या हो गया, सेक्शन 5, क्योंकि 2 की कमी ये आ गई। अब हम लोग बात करेंगे नए में सेक्शन 6 और पुराने में धारा 8, और जो कहता है हेतु, तैयारी और आचरण, इनका साक्ष्य सुसंगत है। हमने आपसे पिछली बार भी कहा था कि जब तक हम पढ़ते रहे तब तक हेतु और हेतुक पढ़ते आज भी हैं, लेकिन उस पढ़ने में और आज के पढ़ने में फर्क आ गया है। उस समय चीजें समझ में आए ये ध्यान में नहीं था, ये समझ में आना जरूरी है। आज ये ध्यान में है कि समझ में आनी बात ये आवश्यक है, खाली इसे पढ़ लेने से कुछ हासिल नहीं हो रहा। लेकिन पढ़ाई के दिनों से लेकर आज तक एक ही बात हमेशा परेशान करती रही कि हेतु और हेतुक, इसके बीच अंतर कहां है, मोटिव क्या है, काज क्या है, आखिर काज कहते किसको है और मोटिव ये किसे कहते हैं। आप अनुभव करेंगे, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है जिंदगी की किताब। आप जिंदगी की किताब को पढ़ेंगे तो वही मिलेगा जो आपकी पाठ्य पुस्तकों में लिखा है। और जिंदगी की किताब ये कहती है कि काम वो ही करेगा जिसे को काम करने की आवश्यकता ये होगी, जिसके लिए काम आवश्यक नहीं है वो नहीं करेगा, और इस आवश्यकता को ही कारण ये नाम दिया जाता है। इसी को हेतुक ये कहते हैं। मानवीय अनुभव, ज्ञान और बुद्धि ये कहती है कि कोई काम, चाहे वो कोई हो, विवादित तथ्यों को अस्तित्व में लाने वाला काम ये हो, ये कोई काम हो, ये करेगा वही जिसे आवश्यकता है। यद्यपि उस काम को करने की आवश्यकता बहुत सारे लोगों को हो सकती है, तो क्या सारे लोग वो काम करेंगे? ऐसा भी नहीं है। और यही कारण है कि कानून की दुनिया में यह कहा जाता है कि परिस्थितियों का साक्ष्य अगर आप दे रहे हैं विवादित तथ्यों के अस्तित्व को साबित करने के लिए, तो वो इतना संपूर्ण होना चाहिए कि जो साक्ष्य आपने प्रस्तुत किया है उससे एक ही निष्कर्ष निकलता हो कि अमुक व्यक्ति विवादित तथ्यों को अस्तित्व में लाने का दोषी है। यानी अगर परिस्थितियों के माध्यम से, यानी रिलीवेंट एविडेंस, इसके माध्यम से आप किसी व्यक्ति के दोष को साबित करना चाहते हैं, तो आवश्यक यह हो जाता है कि आप जितनी परिस्थितियों का साक्ष्य दें, जरूरी नहीं सारी परिस्थितियां जो सुसंगत घोषित की गई भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, उन सारी परिस्थितियों का साक्ष्य आप दें, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन जितनी परिस्थितियों का साक्ष्य आप दें उससे एक ही निष्कर्ष निकलता हो, जैसा आर बनाम रिचर्डसन में हुआ था। आर बनाम रिचर्डसन, यह मुकदमा इंग्लैंड का है, भारत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। भारत में भारतीय साक्ष्य अधिनियम अलग से उस समय भी था, आज भी है। लेकिन फिर भी आर बनाम रिचर्डसन ये एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करता है इस बात का कि जब आप सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य के माध्यम से, रिलीवेंट एविडेंस के माध्यम से विवादित तथ्यों के अस्तित्व अथवा अनस्तित्व को निर्धारित करना चाहें, तो किस स्तर तक का साक्ष्य यह देना चाहिए। आपने देखा था रिचर्डसन के मामले में, लड़की को मार डालने की आवश्यकता रिचर्डसन के पास, लड़की के मार डालने के जो परिणाम होने चाहिए वो रिचर्डसन के साथ, लड़की को मार डालने के लिए जिस प्रेरणा की जरूरत है वो रिचर्डसन के साथ, जिस अवसर को हत्यारे को मिलना चाहिए लड़की की हत्या करने के लिए वो रिचर्डसन के पास। सारी जो परिस्थितियां हैं वे एक ही और इंगित, ठीक है, एक और इशारा कर रही है कि रिचर्डसन हत्यारा है। यद्यपि रिचर्डसन के विरुद्ध सारे सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया गया नहीं, सुसंगत तो कन्फेशन भी है, सुसंगत तो एडमिशन भी है, सुसंगत तो डाइंग डिक्लेरेशन भी है,
और ये सारे साक्ष्य रिचर्डसन के विरुद्ध नहीं दिए गए, लेकिन इसके बाद भी जितना साक्ष्य दिया गया वह परिस्थितियों का साक्ष्य था, और वह एक ही निष्कर्ष यह निकाल रहा था कि रिचर्डसन दोषी है। ठीक है, तो प्रसंग, हेतुक और परिणाम, और वह अवसर जो वस्तुस्थिति को घटित करता है या उसके घटित होने का अवसर यह प्रदान करता है, यानी सुअवसर, इसका साक्ष्य कहां? धारा 7 इसमें रिलीवेंट हो गया, क्योंकि मानव बुद्धि और ज्ञान ये जानता है कि हेतुक अर्थात आवश्यकता जिसको होगी वही विवादित तत्वों को अस्तित्व में लाएगा। इसी तरह से एक दूसरी बात कि मन जब प्रेरणा ये पाता है कहीं से किसी काम को करने की, तभी मनुष्य कोई काम करता है। यद्यपि बिना प्रेरणा के भी मनुष्य दूसरों के आदेश से, ठीक है, आपको कोई प्रेरणा ना मिल रही हो काम करने की, लेकिन अगर आप किसी के द्वारा आदेशित किए गए तो आप वो काम करेंगे। आपको कोई प्रेरणा नहीं मिल रही थी किसी काम को करने की, लेकिन फिर भी, ठीक है, अनावश्यक, ठीक है, कोई प्रेरणा नहीं है, इसके बाद भी आपने एक काम को कर दिया, यह भी होता है। जिसे कहते हैं अनायास काम का कर देना, अकस्मात काम का कर देना, जब एकदम कैजुअली आप कोई काम कर देते, कोई प्रेरणा आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी आप काम कर देते हैं। इसलिए अगर आपको कहीं से किसी काम को करने की प्रेरणा मिली है तो यह सहायक है ये जानने में कि आपने काम किया होगा, यह अनुमान लगाने के लिए यह सहायता करता है। लेकिन जिसके पास प्रेरणा हो वही काम करेगा, ये, ठीक है, मानव के द्वारा अनुभूत तथ्य नहीं है। यह ठीक है कि अक्सर ऐसा होता है कि आप जब कोई काम करते हैं तो उस काम को करने की प्रेरणा यह भी आपके पास मौजूद होती है, उस काम को करने की आवश्यकता ये तो होती ही है, उस काम को करने की प्रेरणा यह भी आपको मिल रही होती है, और काम करने की प्रेरणा बहुत दिनों से मिल रही थी, फिर भी आप काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस काम को करने की कोई तात्कालिक आवश्यकता ये अनुभव नहीं हो रही थी। बहुत दिनों से आप हमें तंग कर रहे थे, बहुत दिनों से हम आपको मार डालना चाहते थे, आपको मार डालने की प्रेरणा हमें बहुत दिनों से मिल रही थी, लेकिन वो जो आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि एक तो रोने को तैयार बैठे ही थे, ऊपर से आ गया कोई प्रियजन, ठीक है, तब तो रोना शुरू हो ही जाएगा। हमें प्रेरणा तो आपको मार डालने की पहले से मिल रही थी, तब तक आपने कोई तात्कालिक आवश्यकता यह भी पैदा कर दी, आपने हमें गालियां दी, तो कारण गालियां देना है, हेतु गालियां देना है, और जो प्रेरणा हमें मिल रही थी वो इसलिए क्योंकि आप अननेसेसरी हमें बहुत दिनों से तंग करते चले आ रहे हैं, तो आपका अनावश्यक तंग करना यह हमें प्रेरणा दे रहा था, और यह प्रेरणा बहुत दिनों से थी, और आप हमें ही नहीं बहुत सारे लोगों को तंग करते थे, लेकिन उन सब लोगों को सिर्फ तंग करते थे, तात्कालिक आवश्यकता यह हमें ही पैदा हुई मार डालने की। तो हमारे साथ परिस्थितियों का साक्ष्य कुछ और भी जुड़ गया है, अब अवसर यह भी हमें मिल गया, ठीक है, सुअवसर यह भी हमें प्राप्त हो गया, तैयारी भी हमें करते देखा गया, तो कुल मिलाकर परिस्थितियों का जो साक्ष्य उभर रहा है वो ये निर्धारित कर देगा कि हम दोषी हैं। लेकिन कुल मिलाकर हेतु और हेतुक, मोटिव और काज, ये दो अलग अलग बात है। काज आवश्यकता का द्योतक है, जब आपको कोई आवश्यकता होती तो उस आवश्यकता को ही कार्य का कारण यह कहा जाता है, और हेतु प्रेरणा का द्योतक है, यह आपको
एक विशेष दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित ये करता है, और इसे कानून की दुनिया में मोटिव इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, रिचर्डसन है, उसके पास लड़की को मार डालने की प्रेरणा यह है। यद्यपि ठीक है कि लड़की को मार डालने की प्रेरणा बहुत लोगों के पास हो सकती है, लेकिन फिर भी रिचर्डसन के पास अन्य स्थितियां ये भी हैं। और कुल मिलाकर जो रिचर्डसन के खिलाफ स्थितियां निकलकर सामने आ रही वो ये तय कर रही कि रिचर्डसन ही हत्यारा है, यद्यपि लड़की को मार डालने की प्रेरणा कई लोगों के पास। ठीक है, ये हो सकती। आखिर आप इतने भाग्यशाली कैसे हो सकते हैं कि जो कुछ आप चाहते थे वो किसी और ने कर दिया? हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप इतने भाग्यशाली हो कि जो कुछ आप चाहते हो वो कोई और कर दे, लेकिन फिर भी इतने भाग्यशाली लोग कम होते हैं। ठीक है, आपकी किताबों में उदाहरण नोट कि पत्नी बहुत अच्छी तैराक है, पति के साथ इतने गहरे पानी में भी तैर नहीं रही है कि वो डूब जाए, इतनी अच्छी तैराक होते हुए। और यह भी साबित कर दिया गया कि पति के, ठीक है, एडल्टरस रिलेशन है दूसरों के साथ। तो जब एडल्टरस रिलेशन है, यानी कारण आवश्यकता पत्नी को समाप्त करने की, यह भी है पति के साथ। ठीक है, और पत्नी का बहुत अच्छा तैराक होना ये एक परिस्थिति है जो पति के खिलाफ है और जो विवादित तथ्यों के अस्तित्व को अत्यधिक अनधिक संभाव्य बना देगी। और पुराने साक्ष्य अधिनियम की धारा 9, पुराने साक्ष्य अधिनियम की धारा, ठीक है, आपका कौन सी आएगी, जिसमें प्ली ऑफ एलिबाई लेते थे। ठीक है, 9 उसमें तो स्पष्टीकरण, 10 वो है, 11। ठीक है, तो आपका जो धारा 11 है उसके अंतर्गत पत्नी का बहुत अच्छा तैराक होना ये सुसंगत हो जाएगा, क्योंकि ये विवादित तथ्यों के अस्तित्व को अत्यधिक अनधिक संभाव्य बना देगी। और वो 2 सेक्शन कम होकर नए साक्ष्य अधिनियम इसमें भी आ जाएगी। सवाल ये कि आखिर पत्नी कैसे डूब गई है? ये मोटिव आपके पास है, प्रेरणा पति के पास है। तो मानव अनुभव और ज्ञान ये कहता है कि जब कोई किसी काम को कर रहा है तो उसे करने की प्रेरणा उसके पास अवश्य नहीं होगी। यद्यपि ये ठीक है कि बिना प्रेरणा के भी लोग काम करते हैं, और यह भी ठीक है कि लोगों के पास प्रेरणा होती है फिर भी काम नहीं करते। लेकिन अगर परिस्थितियों का साक्ष्य दिया जा रहा है और इसके आधार पर किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने की बात हो रही है कि उसी ने वो काम किया है, उसी ने अब विवादित तथ्यों को अस्तित्व में लाया है, तो फिर हेतु का साक्ष्य महत्वपूर्ण होता है। और हेतु का साक्ष्य प्रेरणा का साक्ष्य है, आपके मन की अवस्था का साक्ष्य। कोई ना कोई ऐसा तथ्य है जो आपको प्रेरित कर रहा है उस काम को करने के लिए। और इसीलिए क्योंकि ये प्रेरणा का साक्ष्य ये मन के अंतरस्थ में स्थित होता है, प्रेरणा आपको कहीं गहरे मिल रही होती है, उस प्रेरणा के बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। पति के एडल्टरस रिलेशन होंगे ये तो बहुत कम लोगों को पता होगा, उसके विश्वस्त लोगों को ही पता होगा। इसीलिए कहा जाता है हेतु का साक्ष्य संग्रहित करना ये थोड़ा कठिन है, और आवश्यकता का साक्ष्य संग्रहित करना ये थोड़ा आसान है। अन्वेषक जब अन्वेषण करता है तो उसे कारण का साक्ष्य संकलित करने में कोई कठिनाई ये होती नहीं। आपको पैसे की जरूरत है और आपके ऊपर लूटने का आरोप है, यद्यपि जिसे जिसे पैसे की जरूरत है वो लूट ही लेता हो ये जरूरी नहीं। इसलिए केवल पैसे की जरूरत अर्थात लूट का कारण आपके पास मौजूद होने के आधार पर आपको दोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन आपके पास पैसे की आवश्यकता के रूप में कारण भी मौजूद है,
आपको प्रेरणा यह भी प्राप्त हो रही है, क्यों? आपको अपने घर में किसी का इलाज कराना है, ठीक है, आपके पास प्रेरणा भी है, कारण भी है, अवसर भी है, प्रसंग भी है, सब कुछ है, और लूट का आरोप भी आप ही पे है। अब ये सब चीजें मिलकर ये तय कर रहे हैं कि आप लुटेरे हो सकते हैं, लेकिन अकेले प्रेरणा, अकेले कारण ये कुछ भी तय नहीं कर रहा। इसीलिए बार बार वहां कहा जाता है परिस्थितियों का साक्ष्य जब भी दिया जाए तो संपूर्ण रूप से दिया जाए। ये तो इसका साक्ष्य क्योंकि अंतरिक्ष में स्थित होता है, तो ये कभी भी दिखाई देता ही नहीं, दिखाई नहीं देता। मीनिंग देयर बाय जब तक बहुत सटीकता के साथ, बहुत गहराई के साथ अन्वेषण न किया जाए, इसकी जानकारी ये हो नहीं पाती। हाँ, कारण का साक्ष्य ऐसा साक्ष्य है जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और इसीलिए भारतीय संविधान अधिनियम में क्या कहते हैं कि संसूचित किया जाएगा। प्रतिग्रहण क्या होगा? संसूचित किया जाएगा। प्रस्थापना क्या होगी? संसूचित की जाएगी, क्योंकि संसूचित करने के लिए आप किसी न किसी माध्यम का उपयोग करेंगे। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब हुआ संसूचना यानी कम्युनिकेशन। जब आप अपने भावों को कम्युनिकेट करते हैं किसी को, तो किसी न किसी माध्यम का उपयोग ये तो करेंगे। कम्युनिकेट आप बोलकर करेंगे, कम्युनिकेट आप लिखकर करेंगे, कम्युनिकेट आप, ठीक है, दूरभाष यानी दूर बैठे व्यक्ति से संवाद करने के जो माध्यम है उनके माध्यम से करेंगे, कुछ तो करेंगे। और जब आप किसी से कम्युनिकेशन करेंगे तो साक्ष्य अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। टेलीपैथी के माध्यम से कम्युनिकेशन सिद्ध पुरुष उनमें संभव होगा कि हम भी चुप बैठे रहे और तुम भी चुप बैठे रहो, और टेलीपैथी के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान, जिसे उर्दू में तबादले ख्यालात कहते हैं, वो हो जाए। ये तो सामान्य घटना नहीं है, और कानून तो सामान्य व्यक्तियों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, असामान्य लोगों को ध्यान में रखकर कानून ये तो बन ही नहीं सकता। इसीलिए कम्युनिकेशन की बात कही गई है। कहां? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्योंकि जब संविदा के अस्तित्व को कानून के मुताबिक सिद्ध करने की स्थिति आएगी तब दोनों पक्ष परस्पर विरोध में होंगे। एक कह रहा होगा संविदा हुई और एक कह रहा होगा संविदा हुई नहीं। और संविदा के होने के लिए आप जानते हैं प्रस्थापना, प्रतिग्रहण, ठीक है, प्रतिफल आदि आदि होने ही चाहिए, लेकिन प्राइमरी चीज क्या? प्रस्थापना हो और प्रतिग्रहित हो, ठीक है। तो प्रस्थापना प्रतिग्रहित तो तब होगी जब कम्युनिकेट हो, उस तक पहुंची हो। अब वो तो कह देगा कि हमें हमारे तक प्रस्थापना कभी आई नहीं, इसलिए प्रतिग्रहण है ही नहीं, और प्रतिग्रहित प्रस्थापना वचन बनती है, ठीक है। भाई कौन सी प्रस्थापना वचन बनती है? जो प्रतिग्रहित प्रस्थापना, जो एक्सेप्टेड प्रपोजल है, वो है प्रॉमिस। और प्रॉमिस जब दोनों ओर से आ जाएंगे यानी रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो जाएंगे, तभी उन्हें एग्रीमेंट या करार ये कहा जाएगा, ठीक है। और ऐसा करार जब विधि द्वारा प्रवर्तनीय होगा तो वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट अर्थात संविदा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट प्रूव दैट देयर वाज ए कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल। अच्छा, प्रपोजल कम्युनिकेट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, तो एक्सेप्टेंस हुई है, इस तथ्य का कम्युनिकेशन प्रपोजल तक गया है, तभी तो मामला आगे आगे बढ़ेगा। और इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या कहा? संसूचित की जाएगी। कहा? धारा 3 में। उनका चाहे प्रस्थापना, चाहे प्रतिग्रहण, और चाहे प्रस्थापना और प्रतिग्रहण का प्रतिसंग्रहण, कुछ भी हो, इसे आप संसूचित करेंगे। संसूचित करेंगे कैसे? दो तरीकों से, या तो इनफैक्ट संसूचित करेंगे या संसूचित करने का प्रयास करेंगे, और दो ही काम आप किसी काम के संबंध में कर सकते हैं। या तो वो काम आप करेंगे यानी करेंगे और हो भी जाएगा, और दूसरा आप करेंगे लेकिन नहीं होगा, तब आप करने का प्रयत्न ये कर रहे थे, ये कहा जाएगा। दो ही बातें तो हो सकती हैं, तीसरी बात तो संभव ही नहीं है। आप घर से बाजार को चलेंगे तो या तो बाजार पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। अगर आप पहुंच गए तो आप बाजार गए, नहीं पहुंचे तो बाजार जाने का प्रयत्न किया। दोनों बातों को मान्यता भारतीय संविधान अधिनियम धारा 3 में दे दी उन्होंने।
उन्होंने कहा कि प्रस्थापना प्रतिग्रहण और प्रस्थापना और प्रतिग्रहणों का प्रसंग्रहण या तो आप करेंगे या करने का प्रयत्न करेंगे, वो विषय इस समय है नहीं, लेकिन इतनी चर्चा प्रासंगिक थी वो कर दी। वहां कम्युनिकेशन रखा क्यों? ताकि एविडेंस पैदा हो। प्रस्थापना प्रतिग्रहण और प्रस्थापना और प्रतिग्रहणों का प्रसंग्रहण, इसे कम्युनिकेट करने के लिए जब आप प्रयत्न करेंगे तो किसी न किसी माध्यम इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जब माध्यम का इस्तेमाल करेंगे आप तो एविडेंस पैदा होगा। क्योंकि संविदा के अस्तित्व को जिस समय साबित करने की जरूरत पड़ेगी, दोनों पक्षकार बताएंगे ही नहीं। एक कहेगा संविदा हुई, एक कहेगा हुई नहीं, और एज ए जज आपको निर्णय करना होगा ये हुई या नहीं हुई। तो इसलिए कम्युनिकेशन ये अनिवार्य बना दिया। उन्होंने कहा प्रस्थापना प्रतिग्रहित केवल इतना ही नहीं होगा, करते रहो प्रतिग्रहण, until and unless you will communicate, ठीक है, that acceptance to the proposal, और तब भी नहीं जब तक प्रस्थापक के विरुद्ध संसूचना पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक भी संविदा का गठन नहीं होगा। तो कानून उसको मान्यता देता है जो होगा किसी काम को करने में। यही स्थिति हेतु की है, यही स्थिति कारण की है। ये ठीक है कि बिना किसी प्रेरणा के भी लोग कत्ल करते हैं, कोई प्रेरणा नहीं, ठीक है, रास्ता जा रहे थे, हम सम्राट हैं, ये भाव मन में है, और सम्राट तो आज की डेट पे कोई है नहीं। आपकी बात का जरा सा प्रत्युत्तर किसी ने दे दिया और आपने उसे गोली मार दी, ठीक है, तो ये संभव है, पूर्व से कोई प्रेरणा नहीं है। इसीलिए हेतु का साक्ष्य एक कमजोर साक्ष्य है, और तथ्य के साक्षी अगर ये प्रत्यक्ष साक्ष्य दे रहे हैं कि यस हमने देखा ये मार रहे थे, तो फिर हेतु के साक्ष्य का कोई अर्थ ये बचता ही नहीं। क्योंकि जब तथ्य के साक्षी मौजूद हैं तो वो 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ लोगों में, या जितनी भी आबादी है, उसमें आप ही को क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं? इसका कोई कारण है, या तो आप बताइए, अन्यथा इन प्रत्यक्ष साक्षियों की बात को डिस्कार्ड क्यों किया जाए? तब हेतु के साक्ष्य का कोई मूल्य नहीं बचता। लेकिन अगर हेतु का साक्ष्य भी आपके विरुद्ध आ जाए तो स्थिति और गंभीर हो गई है। अब प्रेरणा का साक्ष्य भी मिल गया, यद्यपि प्रेरणा का साक्ष्य न भी मिले प्रत्यक्ष साक्ष्य की दशा में, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर प्रेरणा का साक्ष्य भी मिलने लगा आपके खिलाफ, तब तो और मामला गंभीर हो गया। लेकिन अगर परिस्थितियों पर के साक्ष्य पर आधारित मामला है तो हेतु के साक्ष्य का महत्व अन्य की अपेक्षा बढ़ जाता है। यद्यपि परिस्थितियां पुराने साक्ष्य अधिनियम में 6 से लेकर कहां तक थी? 55 तक, और चूंकि 2 की कमी आ गई है, इसलिए नए अधिनियम में हमें जहां तक लगता है 3 से लेकर या 4 से लेकर 53 तक होंगी, ठीक है। तो यह हो सकता है कि परिस्थितियों का साक्ष्य आपके विरुद्ध इस प्रकार आए कि हेतु का साक्ष्य आपके विरुद्ध न भी मिले, लेकिन आपके दोष को सफिशिएंटली प्रूव कर दिया जाए, यह भी संभव है। लेकिन हां, यह ठीक है कि जब परिस्थितियों के साक्ष्य के माध्यम से व्यक्ति के दोष को साबित करने की कोशिश होती है, तब हेतु का साक्ष्य अधिक महत्व का होता है, ठीक है, और प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामलों में यह हेतु का साक्ष्य कम महत्व का होता है। लेकिन अगर हेतु का साक्ष्य भी दिया जाए तो निश्चित रूप से अभियोजन का मामला और अधिक असंदिग्ध हो जाता है, क्योंकि मानव बुद्धि और मानव ज्ञान ये जानता है कि अक्सर, यद्यपि सदैव नहीं, लेकिन अक्सर
काम वही करता है जिसके पास काम को करने की प्रेरणा है। ये प्रेरणा किन तथ्यों से पैदा हो रही है वो एक अलग बात है। जैसे इन तथ्यों में कि पति के एडल्टरस रिलेशन है दूसरी महिला से और उसकी पत्नी उसके पास तैर रही है, तो पति को, अरे एक नॉर्मल सिचुएशन तो यही, पत्नी डूबेगी तो पति बचाएगा। इस नॉर्मल रूल को फॉलो क्यों नहीं हुआ ये नॉर्मल रूल? और जबकि गहराई वहां इतनी नहीं है कि इतनी अच्छी तैराक पत्नी डूब जाए। इसका मतलब यू हैव, ठीक है, अप्लाइड सम ट्रिक, आपने कोई युक्ति लगाई है जिसकी वजह से डूबी है। इसका मतलब ये हत्या है, ये डूबने की दुर्घटना नहीं है। इस ओर ध्यान जा रहा है। लेकिन ये एडल्ट्रस रिलेशन पता बहुत कम लोगों को होंगे। जो नियर एंड डियर होंगे पति के, सिर्फ वही जानते होंगे। इसलिए हेतु का साक्ष्य ये थोड़ी कठिनाई से संकलित होता है अन्वेषक के द्वारा, लेकिन कारण का साक्ष्य उसी ढंग से, जैसे प्रस्ताव का कम्युनिकेशन अनिवार्य कर दिए जाने के कारण प्रस्ताव और प्रतिग्रहण के साक्ष्य मिलने आसान हो जाते हैं, उसी तरह कारण क्योंकि आवश्यकता के तौर पर सामने आता है और आपकी आवश्यकताओं से समाज के लोग आसानी से परिचित होते हैं, इसलिए आवश्यकता का साक्ष्य अधिक आसानी से संकलित हो जाता है। हेतु के साक्ष्य और कारण के साक्ष्य में यही फर्क है। हेतु का साक्ष्य ये थोड़ी कठिनाई से संकलित होता है और कारण का साक्ष्य ये थोड़ी आसानी से संकलित होता है। हेतु और हेतु, इन शब्दों ने हमें तो बहुत दुखी किया था जब हम एलएलबी में थे। अपनी पूरी एकेडमिक लाइफ में इन शब्दों के अर्थ नहीं समझ में आए। याद तो हमने भी कर लिया था और याद आपने भी कर लिया था, लिख आप भी आए थे, लिख हम भी आए थे, ठीक है। लेकिन लिखना, याद कर लेना और समझ लेना, ये तीन अलग अलग स्थितियां हैं। समझने के बाद याद करने की जरूरत खत्म, और याद करने के बाद समझने की जरूरत हमेशा बनी हुई है। तो काम वो करिए कि बस एक बार करने के बाद कभी करने की जरूरत ही ना पड़े। चीजों को समझिए, याद करने से कोई फायदा नहीं, बार बार याद करना पड़ेगा जिंदगी में, और एक बार समझ लेंगे तो फिर याद करने की जरूरत खत्म। हेतु प्रेरणा है, कारण आवश्यकता है, ठीक है। और आवश्यकता दिखती है, प्रेरणा आप में होती है, और आप ये इसका साक्ष्य तभी मिलेगा जब आप अपनी प्रेरणा के बारे में किसी को बताएंगे। और नॉर्मली बुरी बातों को, जो बुरी बातें हैं, फैक्ट एंड डिस्प्यूट अच्छी बात तो नहीं होंगे, जो बुरी बातें वो आप छुपाते हैं और बताते भी हैं तो बहुत नियर एंड डियर। इसलिए हेतु का साक्ष्य संकलित होना कठिन है, असंभव नहीं है, असंभव बिल्कुल नहीं। और तुम नहीं बताओगे, तुम्हें उस महिला के पास जाते लोग तो देखेंगे, मत बताओ तुम। एक महिला के पास अवांछित स्थितियों में आप जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? मानवीय व्यवहार, इसके संबंध में जो निष्कर्ष समुचित तौर पर निकाले जा सकते वो तो निकलेंगे। तो असंभव कुछ नहीं, लेकिन कठिन जरूर है। हेतु इसका साक्ष्य पुराना धारा 8, ठीक है ना, और नया मेरा ख्याल है 6। इसके बाद कहता है हेतु ही नहीं तो तैयारी, इसका साक्ष्य भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मानवीय अनुभव और ज्ञान यह भी कहता है कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, उसे करने के लिए आपको कुछ साधन चाहिए। आप कुछ भी करना चाहते हैं,
आप जो कुछ करना चाहते हैं उसे करने के साधन आपके पास होने चाहिए, और इन साधनों का एकत्रीकरण, बस यही तो तैयारी है। आप, यद्यपि ये ठीक है कि एक ही साधन बहुत सारे कामों को करने के लिए उपयोग ये होता है। चाकू जान लेने के लिए उपयोग होता है, चाकू जीवन देने के लिए उपयोग होता है। चाकू सर्जन भी चलाता है और चाकू कातिल भी चलाता है। सर्जन का उद्देश्य जीवन देना है, कातिल का उद्देश्य जीवन लेना है। चाकू की खरीदारी कुछ तय नहीं करती। इसीलिए परिस्थितियों का साक्ष्य अकेले कुछ भी तय नहीं करेगा। अगर आप परिस्थितियों के साक्ष्य के माध्यम से किसी के दोष को साबित करना चाहते हैं तो फिर इतनी परिस्थितियों का साक्ष्य दीजिए। सारी परिस्थितियों का साक्ष्य देने की अपेक्षा आपसे नहीं है, लेकिन इतनी परिस्थितियों का साक्ष्य अवश्य दीजिए जिसे सफिशिएंटली यह प्रूव किया जा सके कि दिस इज द पर्सन, ठीक है, जिसने विवादित तथ्यों के अस्तित्व को संभव बनाया है। इतना अवश्य आना चाहिए। आप खाली बता रहे हो कि इन चाकू खरीद रहे, तो इनका स्पष्टीकरण आ गया जो कि धारा 9, अभी हम लोग पुराने अधिनियम की धारा 9 और इसकी 7 अभी पढ़ेंगे कि वे तथ्य जो विवादित तथ्यों के स्पष्टीकारक हैं, पुनर्स्थापक हैं, इन्होंने बताया कि हमारे तो चाचा डॉक्टर है, उनके लिए खरीद रहे थे, तो इससे क्या हो रहा है? स्पष्टीकरण आ गया चाकू खरीदने का। यह भी हो सकता कि कातिल यही है, लेकिन फिर भी इनकी ओर से यह स्पष्टीकरण आ रहा है, इस पर विचार करना जरूरी है। यह भी हो सकता है वाकई इनके चाचा डॉक्टर हो, इन्हें चाकू भी खरीदा हो, चाकू से ही कत्ल किया हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए केवल एक परिस्थिति से कुछ तय नहीं होता, ठीक है, अन्य परिस्थितियां भी होनी चाहिए। अवसर भी इन्हीं के पास, प्रसंग सब कुछ इन्हीं के पास। ये दो लोगों को बताती भी देखी कहीं कि हमें माफ करवा दो, उनसे गलती हो गई। अब ये भी देखेंगे किससे कहा माफ करवा दो, क्योंकि ये पंपलेट तो नहीं लगवाएंगे कि हमें माफ करवा दो। इन्हें जिनसे अपेक्षा होगी कि वो माफ करवा सकते हैं उन्हीं से तो कहेंगे। तो ठीक है, इनका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का साक्ष्य अभियोजन द्वारा दिया जा रहा है, सही है, दे दिया, लेकिन किससे कहा, उससे इनका क्या संबंध, इन्हें उससे ये अपेक्षा क्यों है? जब तक ये साबित नहीं करता अभियोजन, तब तक इस कन्फेशन का क्या मूल्य है? ये तो मानव बुद्धि और ज्ञान के विरुद्ध है कि तुम कुछ करके आओ और हमें फालतू बताओ। हमें तो तुम तभी बताओगी ना जब कुछ फायदा होने की उम्मीद ये आपको होगी। वो क्या फायदा है ये तो बताइए। कानून बहुत रीजनेबल है, वो इतना रीजनेबल है कि उससे रीजनेबल कुछ हो ही नहीं सकता। उसका रीजन हमारी बुद्धि के परे हो जाए ये अलग बात है, हमें उसका रीजन समझने में ना आए। और फिर वो जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे बीटेक टाइप के लोग होते हैं वो कहने लगे कि कानून तो ऐसा वैसा, कानून जैसा है उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान उन्हें भी विधि के नाम से पुकारा गया है कई जगहों पर। रामचरितमानस में कहते हैं ना, ठीक है, गुरु वशिष्ठ, यहां लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो विधि को कई बार भगवान को भी, ठीक है, विधि के नाम से पुकारा गया है। क्यों? और भगवान से ज्यादा युक्ति संगत कुछ हो ही नहीं सकता। यह यूं कह दे कि युक्ति संगतता ही भगवान है, ठीक है, तो भी बात गलत नहीं है। इससे ज्यादा रीजनेबल कुछ नहीं हो सकता। तो तैयारी उन साधनों का एकत्रीकरण है जिन साधनों से किसी तथ्य को अस्तित्व में लाया जाता है। किसी भी तथ्य को आप अस्तित्व में लाएंगे, वो विवादक है नहीं है इससे मतलब नहीं है। कोई तथ्य आप अस्तित्व में लाना चाहें, उस तथ्य को अस्तित्व में लाने के लिए साधनों की आवश्यकता है, और उन साधनों का एकत्रीकरण यदि आप कर रहे हो तो आप तैयारी कर रहे हो। अब यह हो सकता है कि तैयारी के आगे आप ना बढ़े हो। कई बार आप तैयारी करते हो,
अंतिम स्तर तक तैयारी पहुंची, प्रयत्न शुरू होता उससे पहले ही कुत्तन काट लिया, तुम वो इंजेक्शन लगवाने चले गए, आगे बढ़ा ही नहीं मसला। ठीक है, तो तैयारी मात्र आपके दोष को इंडिकेट नहीं करती, लेकिन जब यह तैयारी हेतु आदि परिस्थितियों के साथ दर्शित की जाती है न्यायालय के समक्ष, तब इस तैयारी को एक विशेष अर्थ मिलता है और वह आपके दोष को, आपके अधिकार को, आपके दायित्व को, आपके निर्योग्यता को, आपकी योग्यता को साबित करने का सामर्थ्य अपने में धारित कर लेते हैं। ठीक है, तैयारी अकेले कोई अर्थ नहीं रखती, लेकिन तैयारी अन्य चीजों से मिलकर, ठीक है, सार्थक अवश्य हो जाती है। तो तैयारी का साक्ष्य ये भी धारा 8 में रिलेवेंट घोषित कर दिया। जब हम पढ़ते थे, कानून में नहीं थे, तो मेरे मन में भी उठता था कि आखिर कैसे साबित करेंगे। बार बार कहा जाता है आपको साबित करना पड़ेगा, आपको साबित करना पड़ेगा, आखिर साबित कैसे करेंगे? और हम कानून में अपनी मर्जी से आए हैं, विवशता में नहीं, मजबूरी में नहीं। ठीक है, अधिकांश लोग कानून की दुनिया में मजबूरी में आते हैं, बोले कहीं कुछ हो ही नहीं पाया, भरा तो बीटीसी का फॉर्म भी था, सीटेट का एग्जाम भी देकर आए थे, बीएड भी किया था, नौकरी मिली नहीं तो वकील हो गए। हम सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़कर वकील हुए। हम अपनी इच्छा से वकील हैं, हम विवशताओं से वकील नहीं हैं। क्यों? हमें बचपन से कानून से लगाव था और हमें ये शब्द सुनने में बड़े अजीब लगते थे कि आखिर कैसे साबित करें यार, वो तो बताएगा नहीं, वो तो कहता हमने किया ही नहीं, और हम तो कहते हो साबित करो। और अब ये कोई जादू नहीं लगता, तुम लाख कहते रहो कि साहब हमने नहीं किया, घर में नहीं जान लेते, तुम्हें नहीं किया है, घर में कैसे जान लेते? अरे तुम ही घर में थे, तुम ही वहां थे, चीज टूटी पाई गई, तुम कहते हम तो हमने तोड़ी नहीं, बहुत अच्छा। क्या हम लोग कहते क्या भूत आए थे वो तोड़ गए? घर में कहते हैं तो यही तो करेंगे वहां, सबको तुम्हारे खिलाफ, और तुम कहते हो हमने नहीं मारा, बहुत अच्छे। तो भगवान जी आए थे, ये तो भगवान जी ही आते हैं, यमराज और, ठीक है, वो जो कौन है आपका मुसलमानों में मृत्यु के दूत, जिब्राइल, इजराइल, ठीक है, और इसराफील और मिकाइल। इसमें इजराइल जो माने गए हैं वो मृत्यु के फरिश्ते माने गए हैं। 4 मुख्य फरिश्ते इनके यहां कॉन्सेप्शन है उसका। तो वो आए थे क्या? वो मार गए, जैसे भी वही सबको मारने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें बुलाने की भूमिका में तो बेटा तुम ही थे। वो अपने आप आए होते तो नेचुरल स्वाभाविक मृत्यु कही जाती, और तुमने बुलाया था, उन्हें आहूत किया था अपने चाकू के माध्यम से, मंत्रों से आहूत किया जाता, तुमने चाकू से किया था, तो तुम उन्हें दावतनामा भेजने वाले हो, इसलिए तुम कातिल हो, तो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो तैयारी अपने आप में चीजों को साबित करती है, एक अर्थ दे सकती है। कहता है तो तैयारी आचरण, आचरण भी सुसंगत है, लेकिन किसका आचरण? ठीक है, विवादित तथ्य जो लोग उत्पन्न कर रहे हैं उनका आचरण, उन्होंने अपनी ओर से कार्य करने के लिए जिनको अधिकृत किया है, अर्थात उनके अभिकर्ता, उनका आचरण उन्हीं का सुसंगत होना चाहिए। बाकी दुनिया भर का आचरण थोड़ा ही सुसंगत होना चाहिए। ठीक है ना? तो दीवानी मामलों का सवाल जहां तक है, वहां तक तो वादी और प्रतिवादी नो डाउट व्यक्ति रहे होंगे, उन्होंने किन्हीं व्यक्तियों को अधिकृत किया होगा, तो पक्षकार और उनके अभिकर्ता ये हो गए। लेकिन मामला थोड़ा क्रिमिनल में कठिन है। क्यों? क्रिमिनल में पक्ष कौन होते हैं? क्रिमिनल में नॉर्मली यद्यपि पक्ष,
ठीक है, व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो पक्ष के रूप में सामने आते हैं वो राज्य और व्यक्ति ये आते हैं। ठीक है ना, नॉर्मली राज्य और व्यक्ति पक्ष ये होते हैं। और वह व्यक्ति जो दांडिक कार्यवाही में किसी अपराध को अपने विरुद्ध किए जाने की शिकायत करता है उसे पीड़ित इस नाम से जानते हैं, वो विक्टिम है। सैद्धांतिक रूप से पक्ष तो वही है, सैद्धांतिक रूप से कहें गलत बोल गए, व्यवहारिक रूप से कहें तो पक्ष वो है क्योंकि उसी के साथ अपराध हुआ, लेकिन सैद्धांतिक रूप से पक्ष कौन है? राज्य। और राज्य ने दांडिक अभियोजन की जिम्मेदारी स्वयं क्यों ली है, इसके पीछे आपसे चर्चा हुई है अपकृत्य पढ़ाते समय कि 3 प्रकार के गलत हैं। एक वो गलत है जिसे कहते हैं ये इतना गलत है कि इसे करने के बाद तो तुम माफ हो ही नहीं सकते। ठीक है, एक इतना गलत होता है, कहते हैं कि ये तो हद कर दी तुमने। और एक गलत होता है लेकिन उतना गलत नहीं होता है जिसे माफ ही ना किया जा सके, या दंड के अतिरिक्त किसी अन्य का अनुतोष दिया जाए, किसी अन्य अनुतोष का दिया जाना उस व्यक्ति को संतुष्टि न दे जिसके विरुद्ध तुमने गलत किया है। हिंसा जन्म लेती है परिवारों में। अब वो जमाने गुजर गए हैं, अब परिवारों में ज्येष्ठाधिकार के नाम पर बहुत अन्याय नहीं होता। जब हम छोटे थे तब ज्येष्ठाधिकार, बड़ा भाई मार रहा है चाहे जितना मार रहा है, मां बाप करे बड़ा है, अरे वाह भाई वाह, बड़ा कैसे, अन्यायपूर्ण ढंग से कैसे मारोगे? ठीक है, वो समय निकल गया जब ज्येष्ठाधिकार के नाम पर, और ज्येष्ठाधिकार के नाम पर अगर भाई ने बहुत मारा है अन्यायपूर्ण ढंग से और मां बाप ने कुछ नहीं कहा है तो उन भाइयों के बीच संबंध सामान्य आप कभी देखेंगे नहीं, एक प्रतिहिंसा जन्म लेती है। ठीक है, और वो प्रतिहिंसा फिर संबंधों को सामान्य नहीं होने देती, और ये स्थिति समाज में भी लागू होती है। किसी के साथ इतना गलत हुआ जो होना ही नहीं चाहिए था और आप सिर्फ प्रतिकर दिला रहे हैं उसे, जिसने किया उसे उठाकर पटका जाना चाहिए, दंड मिलना चाहिए, और फिर इतने गलत को अपराध ये कहा जाता है। और जो उतना गलत नहीं है, गलत है लेकिन उतना गलत नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? अपकृत्य या टोट ये बोलते हैं। और फिर गलतों की तीसरी श्रेणी है नैतिक गलत, मॉरल रॉन्ग। उसके लिए कानून कोई अनुतोष नहीं देता, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। तुम अच्छा करोगे अच्छे माने जाओगे, तुम बुरा करोगे बुरे माने जाओगे। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, यही 3 विभाजन कानून में भी है। और चूंकि वो इतना गलत है जो समाज में प्रतिहिंसा जन्म दे सकता है पीड़ित के मन में, और पीड़ित में प्रतिहिंसा जन्मी ये भी समाज के स्थायित्व के लिए खतरा होगा। इसलिए इन दशाओं में, और पीड़ित ये कमजोर भी हो सकता है और उत्पीड़क मजबूत भी हो सकता है, और ऐसी दशाओं में कमजोर की रक्षा कैसे होगी? इसलिए राज्य जो सबसे समर्थ है उसने अभियोजन की जिम्मेदारी खुद ले ली कि अगर आप इतना गलत करेंगे जिसे सहन नहीं किया जा सकता तो राज्य स्वयं अभियोजन करेगा, और राज्य भी बदतमीजी ना करे इसके लिए प्राइवेट कंप्लेंट ये लाने का हक ये भी आपको दे दिया गया। ठीक है, लेकिन सीरियस ऑफेंस यानी सेशन ट्रायल उसमें प्रक्रिया एक ही रखी गई कि चूंकि मामला सीरियस है इसलिए तुम लाओ तो लाओ, लेकिन राज्य ही अंततः अपने हाथों में ले लेगा सारी चीजों को और वही करेगा अभियोजन। ठीक है, तो व्यवस्थाएं बड़ी आदर्श बनाई गई। ठीक है, आप अगर ऐसा अपराध आपके साथ हुआ है जिसका ठीक है प्रभाव आप ही तक है, यानी असंज्ञेय अपराध है, इन सब संज्ञेय असंज्ञेय पर चर्चा होगी जब सीआरपीसी पर हम लोग बात करेंगे, परिवार पर बात करेंगे, सारी चीजों पर बात करेंगे।
लेकिन फिर भी असंज्ञेय अपराध आपके साथ किया गया है, तो भी अगर ऐसी स्थिति है कि राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, तो पुरानी सीआरपीसी में 155(2) और नई में भी कुछ आया ही होगा, उसमें राज्य इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ठीक है, तो राज्य की ताकतें अपराध की सूरत में बढ़ी हुई है और सैद्धांतिक रूप से राज्य पक्ष हो जाएगा अपराध की दशा में। अपराध भी अकृत्य है, लेकिन ये इतना गंभीर अकृत्य है कि इसे अकृत्य शब्द से बाहर निकालकर एक नया नाम दिया अपराध, और शेष को अकृत्य कहा। और शेष अकृत्य कायदे उत्पन्न होता है विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य के भंग से। आप लोगों ने परस्पर कुछ कर्तव्य निर्धारित किए थे, अर्थात संविदा, उसका भंग हुआ तो अलग ढंग के अनुतोष मिलेंगे। ठीक है ना, ये फर्क है सारी चीजों के, और ये यू मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड अबाउट ऑल ऑफ दिस। तब मजा आता है कानून पढ़ने में और तब चीजें क्लियर होती हैं। धारा 8 कहती हेतु तैयारी, इसका साक्ष्य तो सुसंगत है ही, आचरण का साक्ष्य सुसंगत है। और आचरण किसका? पक्षकार, उनके अभिकर्ता। और वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध किया गया अपराध कार्यवाही का विषय है, उसका आचरण भी। ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति वो है जिसे कानून पीड़ित के नाम से जानता है। ठीक है ना, 3 लोगों के आचरण को सुसंगत घोषित कर रही, पक्षकार, उनके अभिकर्ता, केवल सामान्य बात है। लेकिन यही रुक जाएंगे तो फिर उस व्यक्ति का आचरण जो पीड़ित है अपराध से, वो सुसंगत नहीं हो पाएगा। इसीलिए शब्द लिखे ये हेतु तैयारी और आचरण पक्षकारों का सुसंगत, उनके अभिकर्ताओं का सुसंगत, और साथ ही उस व्यक्ति का भी सुसंगत जिसके विरुद्ध किया गया अपराध कार्यवाही का विषय है, उसका भी सुसंगत, क्योंकि उसका आचरण सबसे महत्व का है, सबसे महत्व का है। उसी के साथ तो विवादक तथ्य घटित हुए हैं। वो विवादक तथ्यों के बारे में जितनी बेहतर जानकारी देगा, उतनी बेहतर जानकारी तो कोई नहीं दे सकता। और यह भी मानवीय बुद्धि और ज्ञान का विषय है कि लाख हमसे आपकी लड़ाई हो, लेकिन अगर आपको मृत्युकारक घाव इन्होंने दिया है तो आप मेरा नाम नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा नाम लेने का अर्थ होगा मृत्युकारक घाव इन्होंने दिया और इन्हें आपने बचा दिया। यद्यपि ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन यह तभी होगा जब मृत्युकारक घाव जिन्होंने आपको दिया वे आपके इतने नियर एंड डियर हैं कि आप अपनी मृत्यु की, ठीक है, जो आपकी मृत्यु की जो जोखिम है उसे उठाकर भी उन्हें बचाना चाहते हैं। ठीक है, यह तभी संभव होगा और यह स्थिति बड़ी रेयर होगी। इसलिए सामान्य तौर पर जो पीड़ित है उसके आचरण को, ठीक है, बहुत उपयोगी माना गया है विवादित तथ्यों की जानकारी हेतु। लेकिन इस संभावना को भी नकारा नहीं गया है कि ये जो व्यक्ति है जिसे पीड़ित कहें, जिसके विरुद्ध किया गया अपराध कार्यवाही का विषय है, ठीक है, ये झूठ बोल सकता है। इस संभावना को नकारा नहीं गया, क्योंकि धारा 9 कहता है कि वे तथ्य सुसंगत हैं जो विवादित तथ्यों के स्पष्टीकारक हैं। अगर मृत्युकारक घाव देने वाली ये हैं और मेरा झूठा नाम, तो हम इस बात का साक्ष्य दे सकते हैं कि साहब इनके बहुत बेहतर संबंध हैं। मृत्युकारक घाव तो इन्होंने दिया, लेकिन ये इन्हें बचाना चाहती हैं, इसलिए साहब मेरा नाम ले रही है और हमसे ये दुश्मनी है इनकी। ये साक्ष्य भी आ सकते हैं सामने। ठीक है, तो संभावनाएं नकारी कोई नहीं गई, सारी संभावनाओं को ध्यान में रखकर कानून बनाया गया। इसीलिए कहते हैं कि विधायिका जो सोचती है वो वहां से सोचती है जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है, वहां से तो वो सोचना शुरू करते हैं। और आप आपस में दोस्तों में बैठकर इस प्रकार से बातें करते हैं मानो बुद्धिमान आप हैं,
और आप कानून को बेवकूफ बना लेंगे। ठीक है, आप जब अपराध की योजनाएं बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं कि यूं लगता है मानो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। और चूंकि एक एक चीज आ जाएगी, एक एक चीज करो, खूब छुप के करो, जितना मन चाहे छुप के करो। आप बुद्धिमान खुद को मानते हैं, आपके विधायिका इतनी बुद्धिमान है, वो वहां से सोचेगी जहां आपकी बुद्धि सोचना बंद कर देगी। और यही पॉलिटिकल लीडर्स का भी होता है, वो वहां से सोचते हैं जहां आपकी सोच खत्म हो जाती है। आप एक पीढ़ी की सोचते हैं, वो 4 पीढ़ियों की सोचते हैं। आप सोचें, गवर्नमेंट ने घोषित किया कि 60% हम सब्सिडी दे देंगे, 40% आप दे दो और अपने घर में 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 8 किलोवाट का कनेक्शन लगवा लो। इतने यूनिट आपको फ्री दे देंगे, शेष हम लेंगे। बिजली घर बनाने की आवश्यकता से वो बच गए, नहीं बनाएंगे बिजली घर। और बिजली घर बनाए तो 60% से ज्यादा कीमत देनी पड़ जाएगी। और बिजली घर खराब भी होगा, और खराब हुआ तो 500 घरों की बिजली एक साथ गुल हो जाएगी। ऐसे खराब अभी भी होगा, लेकिन आप ही के घर की गुल होगी, इनके घर की नहीं होगी। और 24 घंटे बिजली घर चलाने के लिए हमें और संसाधन, आप खुद ही 24 घंटे चलाओगे, खुद ही मेंटेन रखोगे, उसकी बैटरी में पानी है नहीं है सब चिंता करोगे। ये दूरदर्शिता है, ये इसी को विजनरी लीडर कहते हैं। यही विजन होता है जिसे विजनरी लीडर कहा जाता है। ठीक है, वो वहां से सोचते हैं जहां आपकी सोचें खत्म होती हैं। तो इसलिए 3 व्यक्तियों का आचरण, पक्षकार, उनके अभिकर्ता और वे व्यक्ति जिनके विरुद्ध किया गया अपराध कार्रवाई का विषय है, इन सबका आचरण सुसंगत है। ठीक है, और शब्द कथन सुसंगत नहीं इस धारा में, और कथन भी सुसंगत, दोनों ही बातें। आपसे अक्सर प्री में पूछा जाता है एफआईआर, देखिए एफआईआर का साक्ष्य में उपयोग ये किस रूप में होगा, ये 145 और 157 एविडेंस एक्ट पुराना बताता था, नए में भी कोई धाराएं होंगी। लेकिन एफआईआर साक्ष्य में प्रस्तुत की जा सकती है, ये कौन कहता है? तो ये धारा 8, क्योंकि एफआईआर क्या है? दैट इज अ कंप्लेंट विच इज नेम्ड बाय अनदर नेम, उसे परिवाद कह दिया गया है। यद्यपि सीआरपीसी में परिवाद की एक टेक्निकल डेफिनेशन ये उभरेगी, लेकिन सीआरपीसी अलग कानून है और एविडेंस अलग कानून है। यहां परिवाद में वो परिवाद जिसे सीआरपीसी में परिवाद कहा गया है और जिसे सीआरपीसी में एफआईआर कहा गया है, दोनों एविडेंस के प्रयोजनों से, एफआईआर नहीं। ठीक है, और परिवाद अलग अलग नहीं, बल्कि परिवाद ही माने जाएंगे एविडेंस के प्रयोजनों से। और जब हम लोग सीआरपीसी पढ़ेंगे तो वो दोनों बातें अलग अलग हो जाएंगी, क्योंकि वहां परिवाद यानी कंप्लेंट अलग ढंग से डिफाइन है और एफआईआर अलग ढंग से डिफाइन है। लेकिन जब हम एविडेंस की बात करेंगे तो दोनों एक ही बन जाएंगे। और ये ठीक है, एविडेंस के प्रयोजनों से परिवाद कहा जाएगा। और परिवाद चाहे एफआईआर के स्वरूप का हो और यह परिवाद चाहे कंप्लेंट के स्वरूप का हो, ये कैसा भी हो, इसकी अपनी कुछ अंतर्निहित विशेषताएं हैं, इसमें कुछ इनहेरेंट स्पेशलिटीज हैं। और वो इनहेरेंट स्पेशलिटीज ये हैं कि परिवाद एक विशेष प्रकार के आचरण के साथ होता है, वो सिर्फ कथन नहीं है। दैट इज नॉट मियर स्टेटमेंट, वो मियर स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, वो सामान्य कथनों से अलग कैसे है? सामान्य कथन तो आप वैष्णो देवी गए थे, बता रहे हैं वहां रास्ते में सहस्त्रधारा पड़ती है, ये होता है वो होता है। इट इज अ सिंपल नरेशन, एक ये कथन कर रहे हैं आप। बट
देयर इज नो पर्पस, ठीक है, बिहाइंड द नरेशन गिवन बाय यू। आप कह सकते हैं जानकारी देना, लेकिन कई बार जानकारी देना भी उद्देश्य नहीं होता। जानकारी तो तब तो जो हम पूछे भाई वैष्णो देवी जाना पड़ेगा तो जाएंगे, तो कहां से टिकट मिलेगा, कहां से, तब आप बताएं, ठीक है, ये जानकारी देना है। आप तो सिंपल नरेशन, देयर इज नो पर्पस, कोई उद्देश्य नहीं इसके पीछे। शिकायत, ये भी कथन है। लेकिन जरा विचार करें, जब आप शिकायत यानी कंप्लेंट यानी परिवार, कंप्लेंट अंग्रेजी है, परिवाद हिंदी है, शिकायत सामान्य बोलचाल का शब्द है। जरा ध्यान तो दें, जब आप शिकायत करते हैं तो आप इनफैक्ट क्या कर रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक आप क्या कर रहे होते हैं। जब आप शिकायत कर रहे होते हैं तो आप उस व्यक्ति से जिससे शिकायत कर रहे हैं ये अपेक्षा करते हैं कि वह स्वयं में निहित ताकत का इस्तेमाल करे और उसकी जिसकी शिकायत आप कर रहे हो उसके विरुद्ध कोई ऐसी कार्रवाई करे जिससे आपको संतोष ये अनुभव हो। यही प्रक्रिया घर पर होती है, यही प्रक्रिया समाज जीवन में होती है। आप घर पे भी तो कहते हैं कि पापा से शिकायत करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको उम्मीद है कि वे वो करेंगे जो इस परिस्थिति में करना चाहिए, अर्थात न्याय करेंगे। और जब न्याय करेंगे तो ठीक है, इन्होंने जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है, ये पारिवारिक नहीं है, लेकिन इन्होंने मेरे साथ गलत किया और इन्हें दंड मिलेगा। और उस दंड से आप जब मिलता है, दंड को ये नहीं मिलता उन्हें फांसी, अरे थोड़ा डांट दिया, फटकार दिया, तो आपको अंदर से प्रसन्नता, संतोष, यह अनुभव होता है। और अगर ये न किया जाए तो हिंसा जन्मेगी, प्रतिहिंसा। ये साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि बच्चे की बात सुनिए जरूर, और ठीक है, अगर कुछ हुआ है गलत तो फिर डेफिनेटली गलत करने वाले को डांटिए भी। नहीं करेंगे तो इसमें कुंठा आएगी और फिर कुंठा व्यक्तित्व के विकास को रोकेगी। बस यही बात ब्रॉड, जो तत्व में है वही ब्रह्मांड में है, जो परिवार में है वही समाज में है। इसी बेसिक प्रिंसिपल पर कानून ये बना है। यहां भी आप परिवाद करते क्यों? इसलिए कि मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी स्वयं में निहित प्राधिकार का इस्तेमाल करे और उस व्यक्ति के साथ जिसने आपके साथ कुछ अपराध किया है, कुछ गलत किया है, उसके विरुद्ध दंडिक कार्रवाई करे। यानी परिवाद, शिकायत, प्रार्थना पत्र, एफआईआर कथन है, नो डाउट है, लेकिन यह कथन सिंपल मियर स्टेटमेंट नहीं है। यह मियर स्टेटमेंट से कुछ ज्यादा है, ठीक है, ये मियर स्टेटमेंट नहीं है। और जब आप शिकायत करते हो तो आपके चेहरे पर कुछ भाव होते हैं, कुछ विशेष शब्दों का चयन होता है, जिससे करते हो उसमें प्राधिकार होता है, ठीक है। और जिन शब्दों में आप शिकायत कर रहे हो वे शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। शिकायत एक विशेष प्रकार का कथन है जो विवादित तथ्यों के अस्तित्व में होने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देता है, ठीक है। इसलिए शिकायत ही नहीं, अच्छा इसके अलावा भी कथन होते हैं, शिकायत ही कथन नहीं है और भी। ये तो हमने इसलिए शिकायत को विशेष रूप से कोड किया क्योंकि अक्सर आपसे एग्जामों में यह पूछा जाता है एफआईआर किस सेक्शन में रिलीवेंट है, तो आपको धारा 8 ये बोलना चाहिए पुराने अधिनियम की, इसकी धारा 6 ये बोलना चाहिए। जब आपसे पूछा जाए कि एफआईआर का साक्ष्य में उपयोग ये किन धाराओं में होता है, तो 145 और 157 साक्षी के वर्तमान कथनों का, पुराने अधिनियम के 145 157 बोल रहा हूं, नए में तो धारा बदली होगी और धारा ही बदली है, बाकी तत्व में तो कुछ न बदला है।
थोड़ा बहुत ऐड हुआ है, ठीक है, बदला कुछ नहीं गया। बदले का मतलब है पुराना हट गया, नया आ गया, ऐसा बहुत कम हुआ है। कुछ जोड़ा है, हटाया कम है। और जोड़ना जरूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गए। तो शिकायत या परिवाद या एफआईआर के बारे में विस्तृत चर्चा तो इस कारण की, अन्यथा बहुत सारे कथन हैं जो जब उस व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है, जो अपराध से पीड़ित है या अपराध करने वाले किए जाते हैं, करने वाले के द्वारा किए जाते हैं, या जो कथन अपराध करने वाले या अपराध से पीड़ित के आचरण पर प्रभाव डालते हैं, वे सारे कथन सुसंगत हैं क्योंकि वे कथन सत्यता का आभास, सत्यता की सूचना ये देते हैं। आपको किसी ने पीटा है, आप डर से चिल्ला रहे हो और चिल्लाते हुए उसका नाम ले रहे हो कि देखो उसने मेरी क्या दशा की है। इस परिस्थिति में जो कथन आप कर रहे हो, शरीर की दशा जो उसने की है उसके विद्यमान रहते आप जो कथन कर रहे हो, इसके सत्य होने की 99% गुंजाइश है क्योंकि दर्द की उस अवस्था में झूठ बोलने वाले लोग भीष्म पितामह ही हो सकते हैं जो भाई 6 महीने बाणों की शैया पर लेटे रहे, ठीक है, और लोगों से नॉर्मली बात करते रहे, तो वो इतने झूठे भी नहीं हो सकते, ठीक है। उनमें यह सामर्थ्य हो सकता है कि दर्द इतना सहते हुए वो लोगों से सामान्य बातचीत कर सके, तो ये ठीक है कि उनमें इतना सामर्थ्य हो सकता है, लेकिन उनका चरित्र फिर इतना कलुषित भी नहीं हो सकता, इतना गिरा हुआ भी नहीं हो सकता कि वे झूठे आदमी का नाम ले। और बाकी सामान्य मनुष्य में यह स्थिति नहीं हो सकती कि जिस समय शरीर की उसकी वह दशा विद्यमान है जो विवादित तथ्यों को अस्तित्व में लाने वाले ने पैदा की है, उस समय वह कोई कथन करे विवादित तथ्यों के संबंध में और वे झूठ हो, यह संभव नहीं है। इसीलिए इन कथनों को भी सुसंगत घोषित किया गया है। बेयर का विश्लेषण आज हुआ, बेयर से संबंधित थ्योरी और उसके दृष्टांतों का विश्लेषण बकाया है जो हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। इसमें 2 दिन लग जाएंगे और धारा 9 में भी 2 दिन लग सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, इस दृष्टिकोण से नहीं, इस दृष्टिकोण से तो हम पढ़ाते ही नहीं है कि आप एग्जाम में पास हो जाओ, आप जिंदगी के एग्जाम में पास हो जाओ, इसके लिए पढ़ाते हैं। कंपटीशन के एग्जाम या परीक्षाओं के एग्जाम, ये तो आप हमसे बिना पढ़े भी पास हो जाओगे, इसके लिए बहुत लोग बैठे हैं, वो आपको पढ़ा देंगे 5 मिनट और 15 मिनट के उसमें, लेकिन आप जिंदगी के एग्जाम में क्वालिफाई हो जाओ, इसके लिए हम ही पढ़ा सकते हैं। ये ताकत भगवान ने हमें बख्शी है, उसके लिए उसका धन्यवाद, ठीक है। तो बाकी शेष चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे।